हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हमारा डे थर्ड है। अभी तक हमने 15th डे कवर कर चुके थे, 15 फेब का। 16 फेब हमारा कल हो चुका था। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 17 फेब को हमें क्या क्या पढ़ना है साइंस में। तो 17 फेब को हमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अच्छे से कर लेनी है। फिर उसके बाद बायो में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है। और फिजिक्स में हमें इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से कर लेना है। तो आज के 3 चैप्टर्स हैं, हमें अब ये देखनी है कि इन 3 चैप्टरों में से एनसीईआरटी में से हमें क्या क्या चीज़ें और कैसे पढ़नी है। ये वीडियो में अब आपको दिखाने लगा हूँ कि वीडियो में आपको ये समझनी है कि हमें एनसीईआरटी के इस चैप्टर, तो सबसे पहला चैप्टर आज हमारा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम एनसीईआरटी का खोलते हैं, पेज नंबर 58 पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम दिख रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़नी है। जैसे आप देख रहे हो कि कार्बन एक्सेप्शंस क्यों है बाकी एलिमेंटों से, क्योंकि कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है। तो कैटायन और एनायन दोनों की प्रॉपर्टीज देता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टीज की होती है। इसके अलावा हमें इसके बॉन्ड के फॉर्मेशंस, डॉट स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछता है, ये आपको देख लेना है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जरूर पढ़ के जाना। यहाँ पे डायमंड, ग्रेफाइट और इसका नाम पढ़ लेना। इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं आती है लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर आती है, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। जैसे यहाँ पे देखोगे, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म बाय कार्बन एटम्स, द डिफरेंस लाइज इन मैनर, कैसे कार्बन बॉन्ड होता है इनके बीच में डिफरेंस है। जैसे 4 कार्बन एटम्स जो होंगे वो रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसके अंदर, डायमंड के अंदर। लेकिन ग्रेफाइट के अंदर 3 अदर कार्बन एटम्स हैं और वो कैसे बनाता है, हेक्सागोनल। ठीक है, तो ग्रेफाइट स्ट्रक्चर हेक्सागोनल एरे के फॉर्मेशन में हमें दिख रहा है और यहाँ पे 3 कार्बन एक दूसरे से अटैच होते हैं, लेकिन इस पे आपको 4 कार्बन अटैच होगा। ये भी हमें याद रखनी है। डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंसेस है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो स्मूथ और स्लिपरी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिफरेंस में याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से एलोट्रॉप से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, ये भी आपको करके जाना है। कई कई बार ये डॉट स्ट्रक्चर मीथेन का भी पूछ लेता है, तो ये भी आपको पढ़ के जरूर जानी है ताकि आप उसके क्वेश्चंस को आराम से लगा सको। फिर हम आगे देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। ये डायग्राम, सारे ये डायग्राम आपको देख लेना है। फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आपको अच्छे से करके जाना है। हेलो एल्केन, क्लोरीन, ब्रोमीन। फिर ये ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज भी आपको अच्छे से करके जानी है। होमोलोगस सीरीज में डिफरेंस किस चीज़ का होता है, CH2 यूनिट का, और सेम फंक्शनल ग्रुप होती है। तो ये हमें सारी चीज़ें अच्छे से करके जानी है। नोमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हम कौन से हैलोजन ग्रुप, कौन से फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं और उसमें किस तरह का फॉर्मेशन आता है। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो हेलो एल्केन के अंदर हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। जैसे क्लोरीन लगाए तो क्लोरीन को हम पहले बोलेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोपेन होगा, 4 होंगे तो ब्यूटेन होता है, 5 होते हैं तो पेंटेन होता है। यदि लास्ट में OH लगा है तो ऑल लगाते हैं तो प्रोपेनॉल हो जाता है। लास्ट में Al लगा है तो प्रोपेनल होता है। ऑन है तो प्रोपेनॉन हो जाता है, ओइक है तो प्रोपेनोइक हो जाए, इन है तो प्रोपीन हो जाएगा, वाइन है तो प्रोपाइन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। अब मेन पार्ट पे हम आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। बड़े क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। कंबसन रिएक्शंस, इसके फॉर्मेशंस आपको याद रखनी है। यहाँ पे ये भी याद रखनी है कि कौन सा फ्लेम देता है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लीन फ्लेम देता है और अनसेचुरेटेड जो है येलो फ्लेम देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। फिर आगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कैसे हमारा अल्कोहल ओइक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये भी आपको अच्छे से करके जानी है। एडिशन रिएक्शन, कैसे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड मतलब डैट मीन्स डबल बॉन्ड, इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। तो इस तरह से हमें इसका फॉर्मेशन देता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की डिफिनीशंस आपको कर लेनी है। अब सबसे बड़े क्वेश्चंस जो आपको बनेंगे, इथेनॉल और इथेनोइक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको तो करके ही जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये आपको अच्छे से करके जानी है इथेनॉल की प्रॉपर्टी और इथेनोइक एसिड की। अब इथेनॉल में हमें क्या क्या देखना है, जब आप देख रहे हो तो इथेनॉल की यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज दी हुई है कि इथेनॉल क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वजह से इथेनॉल जो है इसको हम अल्कोहल भी बोलते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक में इसका यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम इथॉक्साइड दे रहा है, फिर यही इथेनॉल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इथेनॉल इथीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कन्वर्जन आपसे पेपर में पूछ लेता है, तो ये आपको अच्छे से करके जानी है। इथेनोइक एसिड को हम और क्या कहते हैं, तो एसेटिक एसिड कहते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें 5 से 8% एसेटिक एसिड होने की वजह से इसे हम विनेगर कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। जो इंपॉर्टेंट है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे, एस्टरीफिकेशंस रिएक्शन, जब हम इथेनॉल और इथेनोइक और इथेनॉल दोनों को रिएक्ट करते हैं एसिड के प्रेजेंस में, तो वो एस्टर का फॉर्मेशन देता है और इसी को हम एस्टरीफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। एस्टर जो है स्वीट स्मेलिंग एजेंट होती है, इसे हम परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट में यूज करते हैं। वापस उसको जब हम एस्टर को रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो फिर से वापस कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, ठीक है। तो उसको हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये भी पेपर में आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से करके जानी है। उसी तरह से सोप एंड डिटर्जेंट, ये डायग्राम, मिसेल फॉर्मेशन, ये चीज़ पढ़ लेनी है आपने। यहाँ पे ये पूरा बॉक्स पढ़ लेना है। हाइड्रोफोबिक नेचर, हाइड्रोफेबिक नेचर, ये सारी चीज़ें एग्जाम के अंदर आपको दिखेगा। तो ये फॉर्मेशंस, ये कैसे डर्ट पार्टिकल हम निकालते हैं, और इंडेक्स क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आपको कार्बन एनाइड्स कंपाउंड से करके जाना है। अब उसके बाद हमारा आज का जो चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी और इवोल्यूशन पे जब आप आते हो तो यहाँ पे क्या क्या आपको करके जानी है, तो देखो हेरिडिटी के अंदर आपको सिंपल मेंडल कंट्रीब्यूशंस पढ़ के जाना है। हेरिटेड ट्रेट, इनहेरिटेड ट्रेट, ये पढ़ लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑफ स्प्रिंग, टॉल का फॉर्मेशन, शॉर्ट का फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें मेंडल एक्सपेरिमेंट यूज कर लेनी है। किस प्लांट पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, पी प्लांट पे, तो वो सारी मैकेनिज्म्स दिए हुए हैं, इस सबको अच्छे से आपको रीड कर लेनी है। बहुत छोटा चैप्टर है, यहीं तक आना है। सेक्स डिटर्मिनेशन, कितने कितने क्रोमोजोम्स होते हैं, मेल और फीमेल के कंपोजिशन हम कैसे देखते हैं, जब एक्स और एक्स क्रोमोजोम्स होता है तो फीमेल होता है, जब एक्स और वाई होता है तो वो मेल का फॉर्मेशन देता है। हमेशा क्रोमोजोम्स 22 के पेयर्स में होते हैं, ठीक है, और ये दोनों को सेक्स क्रोमोजोम्स बोलते हैं। ओमेन के अंदर पेयर जो होता है वो दोनों एक्स का होता है, जो भी हमने देखा है, लेकिन मेल के अंदर एक्स और वाई का होता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको यहाँ से ये सारी चीज़ें करके ज़रूर जाननी है। तो ये था हमारा कुछ हेरिडिटी का। अब इलेक्ट्रिक करंट से हमें क्या क्या करके जाना है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट से आपको बेसिक डिफिनीशंस कर लेनी है। आपको उसमें सीरीज का कम्बिनेशन, पैरेलल का कम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें पेपर में पूछता है। इलेक्ट्रिक करंट, ये आपको फार्मूला देख के जाना है। एसआई यूनिट क्या होता है, ये सारी वैल्यू, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, ये सारी चीज़ आपको पढ़ लेनी है। 1 एम्पियर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, एमीटर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारे फॉर्मूले, डिफाइन 1 वोल्ट 1 एम्पियर, ये सब पूछ लेता है। डायग्राम से भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है। जैसे ओम्स लॉ है, तो ओम्स लॉ में ये डायग्राम, वेरिफिकेशन पे चीज़ें पूछ लेता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस जनरली क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, उसका एम्पियर, उसका यूनिट, ये सारी चीज़ें। फिर कौन कौन से फैक्टर्स है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल भी, कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है। तो ये किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो ये लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और नेचर पे डिपेंड करता है। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो एल ऊपर ए नीचे, प्रोपोर्शनलिटी टर्म हटाते हैं तो रेजिस्टिविटी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें है, इसकी यूनिट जोड़ करके जाना। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी जो होती है वो ओम मीटर होती है। 1 मार्क्स में कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन जरूर लगा लेना यहाँ से, ये वाले और ये दो न्यूमेरिकल। सीरीज के अंदर कम्बिनेशन, इसका फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल्स इस पर अटैम्प्ट कर लीजिएगा। रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो है इसके फॉर्मेशन, इस पर न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कर लेनी है।
फिर यहाँ से आपको हीटिंग इफेक्ट, ये भी पूछता है पेपर्स में, इसी को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। ये ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, एच इक्वल टू, तो ये आपने पढ़ लेनी है। इलेक्ट्रिक पावर की डिफिनीसन, 1 किलोवाट आवर को हम जब कन्वर्ट करते हैं तो वो किस में फॉर्मेशन देते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको करके जरूर जानी है इन चैप्टरों से, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।